सुप्रभात बच्चों। ब्रेन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण के इस सत्र में मैं सुशीला केवट आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इतिहास विषय का पाठ 9 ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, इस पाठ के इस पाठ का हम समीक्षा करेंगे। आपने पहले भी ये पाठ आपने पढ़ चुका है और इस पाठ की हम फिर से शॉर्ट में समीक्षा करेंगे। और बच्चों, कुछ पॉइंट हैं। इतिहास के साधन, उनका संरक्षण, कुछ विख्यात संग्रहालय, ग्रंथालय और अभिलेखागार, कोष। आज हम इन्हीं सभी मुद्दों पर समीक्षा करेंगे। बच्चों, आज हमारे पास इतिहास के अनेक साधन हैं और उन साधनों के आधार पर लिखे गए ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। ये उन इतिहासकारों द्वारा किए गए अथक परिश्रम का फल है। ये जो हमारे पास आज साधन है, भौतिक साधन, लिखित साधन, मौखिक साधन, ये जो साधन है बच्चों, ये जो हमारे इतिहासकार हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनके कठिन परिश्रम का फल है। यह अत्यंत अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है, जिनका संरक्षण करना, जिनका संवर्धन करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इनसे संबंधित जो अभिलेखागार है और ग्रंथालय, इनका काम है जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है उनका संरक्षण और संवर्धन करना। उनके कार्यों की वैज्ञानिक जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उनके द्वारा शोध कार्यात्मक पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य साहित्य प्रकाशित किए जाते हैं। जो शोध कार्य किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, वो सभी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए समय समय पर पत्र पत्रिकाएं और साहित्य प्रकाशित किए जाते हैं। बच्चों, जिन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता और वे ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हें अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है और उन दस्तावेजों और प्राचीन वस्तुओं को अनुसंधानकर्ताओं अथवा शोधकर्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध कराया जाता है। ग्रंथालय इन ग्रंथों का संरक्षण और संवर्धन करने का कार्य करते हैं। बच्चों, अब हम अपना पहला पॉइंट देखेंगे, 9.1, जो हमारा है इतिहास के साधन और उनका संरक्षण। इतिहास के साधन प्राप्त करना, उनका अंकन, लेखन कर उनकी सूची बनाना, पांडुलिपियों, प्राचीन ग्रंथों, पुरातन वस्तुओं के स्वरूप, भौतिक साधनों की साफ सफाई करना, उन्हें प्रदर्शित करना जैसी बातें बहुत सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक करनी पड़ती हैं। बच्चों, जिस तरह से हम समय समय पर अपने घरों की सफाई करते हैं, अलमारियों की सफाई करते हैं, उसी तरह से जो हमारे भौतिक साधन, मौखिक साधन, लिखित साधन है, इन सब की भी समय समय पर देखभाल, समय समय पर सफाई, समय समय पर कीटाणुनाशक दवाइयों का छिड़काव करना पड़ता है। तभी ये हमारे जो मौखिक साधन, लिखित साधन, भौतिक साधन, ये सुरक्षित और संरक्षित रहेंगे। आज हम इन्हीं साधनों में, इन्हीं तीनों साधनों, मौखिक, लिखित और भौतिक साधन को किस तरह से उसकी साफ सफाई करनी चाहिए, उसका प्रशिक्षण लेना बहुत आवश्यक है। तो आज हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। मौखिक साधन, मुख से कहा जाए, जो मुख से बोला जाए वो है मौखिक साधन। का मतलब होता है बच्चों स्रोत, मौखिक स्रोत। मौखिक स्रोत के अंतर्गत लोक परंपरा के गीतों, कहानियों आदि का संकलन करना, संकलित साहित्य सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण करना, अनुसंधानित मौखिक साहित्य का प्रकाशन करना। बच्चों, मौखिक साधन के अंतर्गत आप 9th में भी मौखिक साधन, लिखित साधन, भौतिक साधन आप पढ़ चुके हैं। मौखिक साधन के अंतर्गत लोकगीत, ओविया, लोक कथाएं, ये सब जो है इन सब का संकलन करना, कहानियों का संकलन करना और इनकी विश्वसनीयता की जांच करना कि क्या ये सत्य है। पहले से जो बच्चों के जन्म से लेकर शादी ब्याह में जो हमारे यहाँ लोकगीत गाए जाते हैं, जो ओविया कही जाती हैं, लोक कथाएं कही जाती हैं, ये हम अपने हमारे घर के जो सीनियर सिटीजन के सदस्य हैं, उनसे हम ये सब के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो विश्वसनीयता की जांच करना और उसको फिर प्रकाशित करना, जिससे लोगों तक वो पहुंच सके, इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।
समाज विज्ञान का प्रशिक्षण, सामाजिक मानव विज्ञान, मिथक और भाषा विज्ञान, ग्रंथालय प्रबंधन, इतिहास और इतिहास अनुसंधान पद्धति, अनुसंधान पर लेखन। इन सब का प्रशिक्षण लेने के बाद ही इन सब का जो है लोकगीत, ओवियां, लोक कथाएं, कहानियां, इन सबको संरक्षण, उनको सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा है हमारा लिखित साधन। लिखित साधन ताम्रपट, कार्यालयीन दफ्तर, दस्तावेज, निजी पत्र और दैनंदिनी डायरी, ऐतिहासिक ग्रंथ, पांडुलिपियां, चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ आदि अभिलेखों, दस्तावेजों का संग्रहण एवं संपादन करना। बच्चों, प्राचीन समय में तांबे की पट्टियों पर लिखने की परंपरा थी और जो हमारे कार्यालयीन यानी दफ्तर के जो दस्तावेज हैं, निजी पत्र, जो हमारे महान लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी का पत्र, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, इन सब के द्वारा लिखे गए पत्र आज हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, ऐतिहासिक पत्र हैं। उनके द्वारा हमें पत्र के माध्यम से हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक ग्रंथ, डायरी, चित्र, फोटो, प्राचीन ग्रंथ आदि, समाचार पत्र, सरकारी गजट, डाक टिकट, ये सब लिखित साधन है और इनके माध्यम से जो है हमें अपने इतिहास का ज्ञान होता है। और इनको जो है इनकी देख रेख के लिए, इनकी साफ सफाई के लिए, इनको सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आवश्यक प्रशिक्षण: ब्राह्मी, घसीटा, सराफा, फारसी, पर्शियन जैसी लिपियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान, इन सभी भाषाओं का जो है ज्ञान होना चाहिए। घसीटा और सराफा ये व्यापारी लोगों की भाषा, ये व्यापारी लोग इस भाषा का प्रयोग करते थे, तो इन सब का ज्ञान होना चाहिए। इतिहासकालीन समाज रचना, परंपराएं, साहित्य, संस्कृत, राजसत्ताएं, शासन व्यवस्था आदि का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। विविध चित्र शैलियों, शिल्पकला की शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान, विविध प्रकार की जो चित्रकला है, शिल्पकला, स्थापत्य कला, इन शैलियों, ये शैलियां कब से जो है शुरू हुई, इन सब का जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कागजों के प्रकार, स्याही और रंगों का ज्ञान, कागज के प्रकार, कागज की जो है शुरुआत कब से हुई, कब से कागज जो है अस्तित्व में आया, स्याही और रंग, प्राकृतिक रंग है, रासायनिक रंग है, किस प्रकार के रंग हैं, इस सब के ज्ञान का प्रशिक्षण जरूरी है। उकेरे हुए लेखों के लिए उपयोग में लाया गया पत्थर, धातुओं के स्वरूप के बारे में जानकारी, दस्तावेजों, अभिलेखों में स्वच्छता और संवर्धन के लिए आवश्यक रासायनिक प्रक्रिया के लिए लगने वाले उपकरण, रसायनों की जानकारी। जो शिलालेख, जो ताम्रपट, सिक्के, सोने चांदी, इन सब के बारे में भी प्रशिक्षण लेना जरूरी होता है, तभी जो है जो हमारे लिखित साधन हैं, इनको सुरक्षित और संरक्षित किया जा सकता है। समय समय पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। उपकरण, उसमें रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरण की भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगला हमारा है भौतिक साधन। प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण। भौतिक साधन मतलब बच्चों जो आंखों से हम देख सकते हो, हमारा भौतिक साधन। भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं गुफाएं, भवन, सिक्के, स्मारक, किले, ताम्रपट, शिलालेख, राजमुद्रा, वेशभूषा, ये सब हमारे भौतिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो प्राचीन वस्तुओं का संग्रहण, कालखंड और प्रकारों के अनुसार वर्गीकरण करना, सूची बनाना। प्राचीन वस्तुओं का जो है संग्रहण करना, कौन से कालखंड का है उसका वर्गीकरण करना और सूची बनाना। दूसरा है पुरातन वस्तुओं के संवर्धन करने के लिए आवश्यक साफ सफाई का संवर्धन करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाएं करना। पुरातन वस्तुओं, जो हमारी प्राचीन काल की वस्तुएं हैं, उनको संवर्धन करने के लिए उनकी साफ सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रिया करने का ज्ञान प्राप्त करना। चुनिंदा पुरातन वस्तुओं अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी आयोजित करना। समय समय पर पुरातन वस्तुएं, जो प्राचीन की काल की वस्तुएं हैं, उनकी प्रतिकृतियों को प्रदर्शित करने का आयोजन करना
प्रदर्शन करने का ज्ञान प्राप्त करना। पुरातन वस्तुओं से संबंधित अनुसंधान लेखों का प्रकाशन करना, वनस्पतियों प्राणियों के जीवाश्मों का वर्गीकरण करना, चुनिंदा जीवाश्मों अथवा उनकी प्रतिकृतियों की प्रदर्शनी का आयोजन करना। तो इस तरह से ये हमारे भौतिक साधन और समय समय पर उनका जो है उनका जो है कौशल प्राप्त करते रहना, ज्ञान प्राप्त करते रहना जरूरी है, और फिर उसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण पुरातत्वीय अध्ययन प्रणाली, सिद्धांत और प्राचीन संस्कृति का परिचय प्राप्त करना, पुरातन वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पत्थरों, खनिज व धातुओं, चिकनी मिट्टी जैसे साधनों के प्रादेशिक स्रोतों और उनके रासायनिक विज्ञान से संबंधित विशेषताओं का भी ज्ञान प्राप्त करना, ये सब प्रशिक्षण लेने होते हैं, तभी हम जो हमारे साधन है उनका जो है सही तरह से रख रखाव किया जा सकता है। पुरातन वस्तुओं की साफ सफाई और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए लगने वाले उपकरणों और रसायनों की जानकारी। जो पुरातन वस्तुओं की साफ सफाई के लिए रासायनिक प्रक्रिया लगती है, वो रासायनिक प्रक्रिया की जरूरत होती है, उसके लिए उपकरण कौन से लगते हैं, और रसायन कौन कौन से रसायन की जानकारी, रसायन का उपयोग होता है, उसकी जानकारी प्राप्त करना। विभिन्न कला शैलियों और उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त करना, पुरातन वस्तुएं जो और जीवाश्मों की प्रतिकृतियां बनाने का कौशल, जो प्राचीन काल की वस्तुएं हैं और जो जीवाश्म हैं, जैसे मत हाथी है, उसका मॉडल उसकी जैसा एकदम प्रतिकृति बनाने का कौशल भी प्राप्त करना जरूरी है, जिससे समय समय पर उसकी प्रतिकृति लगाकर प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सके और लोग उसका जो है उसके बारे में जान सके। संग्रहालयों की दीर्घाओं में प्रदर्शनी का प्रबंधन करना और सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अनुसंधान लेखन बच्चों सब में हमने देखा कॉमन है, जो अनुसंधान हुए हैं उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना। उसके बाद बच्चों अगला हमारा पॉइंट है 9.2, कुछ प्रसिद्ध विख्यात संग्रहालय हैं, लुब्र संग्रहालय, ब्रिटिश संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अब हम पहले लुब्र संग्रहालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लुब्र संग्रहालय ये यूरोप महाद्वीप में बच्चों कला और संस्कृति का देश है, फ्रांस। लुब्र संग्रहालय की स्थापना पेरिस नगर में हुई। इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। लुब्र संग्रहालय की स्थापना 18वीं शताब्दी में पेरिस में हुई। फ्रांस के राजघराने के लोग उस समय विभिन्न कला वस्तुओं का संग्रह करते थे। तो उन कला वस्तुओं का जो है प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। लुब्र संग्रहालय में उन कला वस्तुओं की प्रदर्शनी सबसे पहले की गई। उसमें जो है इतालवी चित्रकार यानी इटालियन चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा चित्रित बहुचर्चित चित्र है मोनालिसा। मोनालिसा के चित्र का भी प्रदर्शनी में उसको सम्मिलित किया गया। लियोनार्डो दा विंसी जो है फ्रांसीसी फ्रांस नरेश के यहाँ उनके दरबार में रहते थे। नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सीमा का विस्तार करने के लिए दूसरे देशों पर आक्रमण करता था और उस राज्य को, उस देश को जीत करके वहां से कला वस्तुओं को अपने साथ लेकर के आता था और वो लुब्र संग्रहालय में रखी गई हैं। आज लुब्र संग्रहालय में असम युग से लेकर आधुनिक समय तक की 3,80,000 से अधिक कला वस्तुएं हैं। बच्चों लुब्र संग्रहालय में इस समय असम युग से लेकर आधुनिक समय तक की 3,80,000 से अधिक कला वस्तुएं संग्रहित की गई हैं, रखी गई हैं। दूसरा हमारा है ब्रिटिश संग्रहालय। ब्रिटिश संग्रहालय की स्थापना लंदन में 18वीं शताब्दी में हुई। प्रकृत वैज्ञानिक सर हैंस स्लोवन ने अपने संग्रह की लगभग 71,000 वस्तुएं इंग्लैंड नरेश द्वितीय जॉर्ज को सुपुर्द कर दी। प्रकृत वैज्ञानिक थे सर हैंस स्लोवन। इन्होंने उनके द्वारा उन्होंने इकट्ठा की थी लगभग 71,000 वस्तुएं और उन वस्तुओं को उन्होंने इंग्लैंड के द्वितीय राजा जॉर्ज के सुपुर्द कर दी। उनमें क्या क्या थे? चित्र थे, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने,
आदि वस्तुओं का समावेश था। उनके द्वारा जो इकट्ठे की गई वस्तुएं थी उनमें चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों के नमूने इत्यादि वस्तुओं का समावेश था। आगे चलकर अंग्रेजों द्वारा अपने आधिपत्य वाले विभिन्न उपनिवेशों से स्वदेश में लाई गई कला वस्तुओं और प्राचीन अवशेषों के कारण ब्रिटिश संग्रहालय में वस्तुओं की संख्या बढ़ती गई। ब्रिटिश मतलब जो अंग्रेज, इंग्लैंड ने भारत पर भी जो है अपना भारत में जो है व्यापार करने के उद्देश्य से आए, और कब जो है वो हम पर शासन करने लगे ये हमको पता भी नहीं चला। और हमारे देश से भी वो अपने साथ वस्तुओं को ले गए, और उनके जो है ब्रिटिश संग्रहालय में हमारे यहाँ की भी पुरातन वस्तुओं का भी वहाँ पर संग्रहित किया गया है। और उस संग्रहालय में, ब्रिटिश संग्रहालय में लगभग 80 लाख वस्तुएं रखी गई हैं, जिसमें प्राचीन अवशेष हैं, कला वस्तुएं हैं, चित्र, ग्रंथ, वनस्पतियों, इस इन सभी वस्तुओं का उसमें समावेश है। अगला हमारा विश्व प्रसिद्ध संग्रहालय है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यह प्राकृतिक इतिहास का संग्रहालय है। बच्चों इस संग्रहालय में प्राकृतिक वस्तुएं रखी गई हैं। इसका प्रारंभ 1846 ईस्वी में अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन संस्थान के प्रबंधन में हुआ। इस नेशनल म्यूजियम में वनस्पतियों, प्राणियों के अवशेषों और जीवाश्म खनिजों, पत्थरों, मानव प्रजातियों के अवशेषों, जीवाश्मों, पुरातन वस्तुओं के करीब 12 करोड़ से अधिक नमूने संग्रहित हैं। बच्चों ये बहुत बड़ा म्यूजियम, विश्व प्रसिद्ध का बहुत बड़ा प्राकृतिक म्यूजियम है। इसकी शुरुआत 1846 ईस्वी में हुई, और इस म्यूजियम में 12 करोड़ से अधिक जो है अवशेष, वनस्पतियां, प्राणियों के अवशेष, जीवाश्म खनिज, पत्थरों, मानव प्रजातियों के जीवाश्म, ऐसे 12 करोड़ से अधिक नमूने वहां पर संग्रहित किए गए हैं। और उस संग्रहालय में, उस म्यूजियम में बच्चों विश्व भर के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए जाते हैं। अब हम अगला देखेंगे भारत के प्रसिद्ध संग्रहालय। इंडियन म्यूजियम कोलकाता संग्रहालय, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय मुंबई, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, द कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल अहमदाबाद, कपड़े का जो है संग्रहालय है। भारत के विख्यात संग्रहालयों में से कुछ संग्रहालय हैं। भारत के जो प्रसिद्ध संग्रहालय हैं ये 5 संग्रहालय। इनके अलावा भी भारत में और भी संग्रहालय हैं। अब हम देखेंगे आगे भारत के और भी जो है संग्रहालय। कोलकाता का भारतीय संग्रहालय भारत के प्रथम संग्रहालय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थान द्वारा 1814 ईस्वी में स्थापित हुआ। अच्छा, भारत का पहला संग्रहालय 1814 ईस्वी में बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल संस्थान द्वारा इसकी स्थापना हुई। दूसरा संग्रहालय चेन्नई मद्रास में 1851 ईस्वी में शुरू हुआ। गवर्नमेंट म्यूजियम, ये भारत का दूसरा संग्रहालय है। 1949 ईस्वी में दिल्ली के राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय की स्थापना हुई 1949 में। इस समय भारत के विभिन्न राज्यों में अनेक संग्रहालय हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय और भारत का राज्य के भी अलग अलग जो है राज्य के खुद के संग्रहालय हैं, और उन संग्रहालयों की देखरेख, उनका संरक्षण राज्य सरकार करती है। ऐसे कुछ ऐसे भी संग्रहालय हैं बच्चों जो विश्वविद्यालय, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं उनके साथ वो जुड़े हुए हैं, और जो विद्यार्थी हैं जो उनको जो है पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। ऐसे हैं राष्ट्रीय सयाजीराव विश्वविद्यालय, महाराज राष्ट्रीय वस्तु संग्रहालय दिल्ली, महाराज सयाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा, कोलकाता विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर। ये सभी विश्वविद्यालय हैं जो ये विश्वविद्यालय के साथ ये जुड़े हुए हैं, और वहां पर स्नातक और की पदवी का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। उसके बाद हम बच्चों बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज वस्त्र संग्रहालय, मुंबई में है। इसकी
1905 ईस्वी के नवंबर महीने में इस संग्रहालय के भवन की नींव रखी गई तथा इस संग्रहालय का नाम प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया, पहले छत्रपति शिवाजी महाराज व संग्रहालय का नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया। बाद में 1998 में इस संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज व संग्रहालय कर दिया गया। इस संग्रहालय में जो निर्माण कार्य हुए हैं वो इंडो गौथिक शैली में किए गए हैं। इस वास्तु को मुंबई नगरी की प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया गया है। ये मुंबई नगर की प्रथम श्रेणी की सांस्कृतिक विरासत है। संग्रहालय में कला, पुरातत्व और प्रकृति का इतिहास इन 3 वर्गों में विभाजित। इस संग्रहालय को 3 वर्गों में बांटा गया है: कला विभाग, पुरातत्व विभाग, प्रकृति विभाग। और इन तीनों वर्गों में लगभग 50,000 पुरातन वस्तुएं संग्रहित की गई हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्रंथालय और अभिलेखागार। ज्ञान और जानकारी के भंडार गृह ग्रंथालय है। ज्ञान और जानकारी का जो भंडार है वो ग्रंथालय में मिलता है। ग्रंथालय में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, पुस्तकें होती हैं। उन पुस्तकों के अध्ययन करने से जो है ज्ञान की प्राप्ति होती, जानकारी विभिन्न क्षेत्रों की मिलती है। ग्रंथालय विज्ञान का प्रबंधन विज्ञान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा विज्ञान जैसे विषयों के साथ निकटतम संबंध है। ग्रंथालयों द्वारा ग्रंथों का संकलन करना, उनका वैज्ञानिक ढंग से आयोजन करना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना, जानकारी के स्रोतों का प्रसारण करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। उनमें बहुत से कार्य जो है कंप्यूटर के माध्यम से भी किए जाते हैं। भारत में अनेक ऐसे ग्रंथालय हैं जिनका उल्लेख करना है। उनमें कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी, दिल्ली की नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, हैदराबाद की स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, मुंबई की लाइब्रेरी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी और डेविड ससून लाइब्रेरी, इन ग्रंथालयों का समावेश है। भारत का प्रथम सरकारी अभिलेखागार कोलकाता में 1891 ईस्वी में इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के नाम से स्थापित हुआ और बाद में उसको दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। 1998 ईस्वी में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने घोषणा की कि जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसको जनता के लिए खोल दिया जाए, और वो जनता के लिए खोल दिया गया। और ये विभाग जो अभिलेखागार है ये भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत का एक विभाग है। इसमें अंग्रेजी, अरबी, हिंदी, फारसी, संस्कृत, उर्दू भाषाओं और इसके प्रत्येक राज्य सरकार का स्वतंत्र अभिलेखागार होता है। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे कोष के प्रकार। कोष के बच्चों 4 प्रकार हैं: शब्दकोश, विश्वकोश, कोश सदृश वाङ्मय, सूची वाङ्मय। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोश किसे कहते हैं। शब्दों विविध जानकारियों अथवा ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोश कहते हैं। शब्दों के अर्थ संग्रह को, जहां पर आपको शब्दों के बहुत सारे अर्थ मिलते हैं, उस जहां पर शब्दों के अर्थ को संग्रहित किया गया है। जैसे आप इंग्लिश में डिक्शनरी, हिंदी के शब्दकोश में देखोगे, आप एक शब्द का मीनिंग नहीं आपको पता, उसमें ढूंढो तो आप आसानी से मिल जाता है। इंग्लिश का डिक्शनरी में आप देखते हो, आपको मीनिंग नहीं है उसकी पता, तो आप डिक्शनरी में खोजते हो तो आपको मिल जाती है। तो आप समझ लीजिए एक तरह से वो कोश, जहां पर शब्दों का भंडार है, शब्दों का संग्रहित करके रखा गया है, उसको कहते हैं कोश। शब्दों के अर्थ संग्रह को कोश कहते हैं। शब्दों, विभिन्न जानकारियों अथवा ज्ञान के वैज्ञानिक ढंग में किए गए संग्रह को भी कोश कहते हैं। कोश का उद्देश्य उपलब्ध ज्ञान का प्रबंधन करना। कोश का उद्देश्य है जो भी ज्ञान है, उपलब्ध ज्ञान को जो है उसमें व्यवस्थित करना, प्रबंधन करना और सही ढंग से, सुलभ ढंग से उसको
उपलब्ध कराने की सुविधा का निर्माण करना। ये है कोश। शब्दों के अर्थ संग्रह को कोश कहते हैं। विभिन्न जान शब्दों शब्दों, विभिन्न जानकारियों तथा ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से किए गए संग्रह को कोश कहते हैं। कोश के बच्चों उसके बाद ऐसे बहुत सारे कोश हैं। मुहावरों का शब्दकोश, संस्कृत कोश, पौराणिक कोश, पर्यायवाची कोश, समानार्थी विरुद्धार्थी कोश। तो एक को समानार्थी विरुद्धार्थी कोश में सब समानार्थी विरुद्धार्थी ही आपको मिलेंगे। पर्यायवाची कोश में सब पर्यायवाची शब्दों के पर्यायवाची ही आपको मिलेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी शब्दों पर कोश, मुहावरे कोश, संस्कृत कोश, पौराणिक कोश, पर्यायवाची कोश, इस तरह से आपको बहुत सारे कोश उपलब्ध हैं। कोश की आवश्यकता। कोश की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोश के कारण पाठकों तक ज्ञान पहुंचाया जाता है, उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया जाता है, किसी मुद्दे को विस्तार में स्पष्ट किया जाता है। ये जो जो कोश है, कोश के माध्यम से जो कोश में ज्ञान है वो पाठकों तक पहुंचाया जाता है। और पाठकों के जो कोश जो पाठक हैं उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास कोश के द्वारा, कोश के माध्यम से किया जाता है। पाठकों के जो मुद्दे हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको भी स्पष्ट किया जाता है। कोश राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्थिति का प्रतीक है। समाज की बौद्धिक और सांस्कृतिक आवश्यकता जिस प्रकार होगी उसी प्रकार कोश का निर्माण उस समाज में होता रहता है। समाज की आवश्यकता के अनुसार बच्चों विभिन्न प्रकार के कोश निर्मित किए जाते हैं। कोश की जानकारी देते समय अचूकता, सटीकता, वस्तुनिष्ठता, बद्धता, अद्यतनता जैसी बातों की आवश्यकता होती है। ये एक तरह के कोश की विशेषताएं हो गई। कोश कैसा होना चाहिए? एकदम अचूक, उसमें कोई भी गलती ना हो, एकदम सटीक, सही, एकदम सत्य जानकारी हो, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, बद्धता हो, अद्यतनता हो। ये कोश की विशेषताएं हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अभी हम देखेंगे कोश कैसा होना चाहिए। कोश का निर्माण करते समय आप डिक्शनरी में जब ढूंढते हो तो आपको अल्फाबेटिकली जो है उसका उसमें मिल जाता है। उसी तरह से जो हिंदी के कोश हैं, मुहावरे शब्दकोश, संस्कृत के कोश हैं, पौराणिक कोश हैं, पर्यायवाची कोश हैं, इन सब का निर्माण करते समय अक्षरों की बनावट और विषयवार जो है ये दो पद्धतियां मोटे तौर पर उपयोग में लाई जाती हैं। यानी कि कोश की रचना वर्ण क्रमानुसार की जाती है। यह करते समय पाठकों को सुविधा प्राप्त होगी। अ, इससे क्या होगा? जो पाठक हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनको आसानी से उसमें जानकारी मिल जाएगी। वो सरलता से जानकारी को खोज लेंगे। और कोर्स के अंत में यदि सूची दी गई होगी तो पाठकों के लिए उत्तम सुविधा हो जाती है। पाठकों की सुविधा की और जानकारी को खोजने की सुविधा की दृष्टि से कोर्स के अंत में सूची दी जाती है, जिससे वो जो पाठक हैं उनको जो है खोजने में आसानी हो जाती है। कोश के प्रकार में जो है अब हम देखेंगे 4 प्रकार हैं कोश के। शब्दकोश, विश्वकोश, कोश सदृश वाङ्मय और सूची वाङ्मय। अब एक-एक करके जानकारी करेंगे। पहला है हमारा शब्दकोश। इसमें शब्दों का संग्रह, शब्दों के अर्थ, पर्यायवाची शब्द, शब्दों की व्युत्पत्ति दी जाती है। बच्चों जो शब्दकोश है हमारा, इसमें जो है शब्दों का संग्रह और उसका अर्थ दिया रहता है। शब्दों के अर्थ दिए होते हैं, पर्यायवाची शब्द, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दकोशों के महत्व। ये शब्दकोश में शब्दकोश, शब्दों का संग्रह, शब्दों का अर्थ, पर्यायवाची शब्द, ये सब दिया होता है। और शब्दकोश के भी कुछ प्रकार हैं। पहला प्रकार है सर्व संग्राहक कोश, विशिष्ट कोश, शब्दकोश, पारिभाषिक कोश, व्युत्पत्ति कोश, समानार्थी अथवा विरुद्धार्थी कोश, मुहावरे कहावतों का संग्रह। ऐसे अनेक प्रकार के बच्चों कोश जो है होते हैं। दूसरा कोश का महत्वपूर्ण प्रकार है विश्वकोश। विश्व कोश के 2 भेद हैं। सर्व संग्राहक जैसे इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक, महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश, मराठी विश्वकोश। दूसरा है विशिष्ट विषय पर कोश,
या किसी विशिष्ट विषय संबंधित कोश होते हैं, जैसे भारतीय संस्कृत कोश, व्यायाम ज्ञान कोश से संबंधित जानकारी विश्व कोश में दी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार है कोश सदृश वाङ्मय। बच्चों, इसमें किसी एक विषय की समग्र प्रस्तुति की जाती है। इसमें किसी विशिष्ट विषय से संबंधित लेख तज्ञों द्वारा जो है लिखवाए जाते हैं और ग्रंथ का निर्माण किया जाता है। इस कोश में महाराष्ट्रीय जीवन खंड कोश सदृश वाङ्मय में किसी एक विषय से संबंधित जो है कोश लिखे जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र जीवन खंड। इसमें इस कोश में महाराष्ट्र का ही रहन सहन, बोली, भाषा, खान पान, तीज त्योहार जो है इनके बारे में ही लिखा जाता है। उसके बाद चौथा हमारा मुख्य कोश का प्रकार है सूची वाङ्मय। इस कोश के अंत में उस ग्रंथ के व्यक्ति, विषय, स्थान और ग्रंथों की सूची, शब्दों की क्रमबद्धता को जो है सूची कहते हैं। ग्रंथ के अंत में जो चौथा प्रकार हमारा मुख्य प्रकार है सूची वाङ्मय, इस ग्रंथ के अंत में उस ग्रंथ के व्यक्ति, विषय, स्थान, ग्रंथों की सूची, शब्दों की क्रमबद्धता दी होती है। यह सूची यानी इस सूची के कारण ग्रंथ को पढ़ने में सहायता पहुंचती है। जैसे दाते बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, उनके द्वारा मराठी पत्रिकाओं की सिद्ध की हुई सूची प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कोश और इतिहास का क्या संबंध है। इतिहास विषय और कोश में वस्तुनिष्ठता का महत्व है, यानी कि इतिहास विषय और कोश का जो है एक घनिष्ठ संबंध है। इन दोनों के बीच की समान डोर है। प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक भाषा के विश्वकोश अलग-अलग होते हैं। बच्चों, हर एक राष्ट्र का और प्रत्येक भाषा का विश्वकोश अलग-अलग होता है। कोश पर स्वराष्ट्र के उद्देश्य, नीतियों, जीवन मूल्यों, आदर्शों का प्रभाव पड़ता है। कोश पर दर्शन, परंपराओं का भी प्रभाव पड़ता है। कोश के द्वारा राष्ट्रीय अस्मिता को जागृत करने का भी प्रयास किया जाता है। जैसे महादेव शास्त्री जोशी द्वारा संपादित प्रसिद्ध भारतीय संस्कृत कोश, जो महादेव शास्त्री जी द्वारा संपादित कोश है, भारतीय संस्कृत कोश, ये जीवन के विविध क्षेत्रों का ज्ञान सभी के विकास के लिए उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। महादेव शास्त्री जोशी जी के द्वारा लिखित कोश का जो है उपलब्ध कराने का उद्देश्य था कि जो जीवन के सभी क्षेत्रों का जो ज्ञान है उसके विकास सभी लोगों तक पहुंचे। ज्ञानार्जन और ज्ञान प्रसार को जीवन श्रद्धा मानकर कोश निर्माण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्वरूप में प्रयास किए जाते हैं। ज्ञानार्जन और ज्ञान का प्रसार को जीवन श्रद्धा मानकर जो है कोश निर्माण के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास किए जाते हैं। इतिहास विषय संबंधित कोश, अब हमारा अगला पॉइंट है इतिहास विषय से संबंधित कोश। बच्चों, इतिहास के विषय की जो है कोश परंपरा समृद्ध है। रघुनाथ भास्कर गोडबोले द्वारा रचित भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश जो है आद्य कोश है। रघुनाथ भास्कर के द्वारा रचित कोश है भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश। इसका जो है 1876 ईस्वी में लिखा गया। इसमें भारतवर्षीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश में प्राचीन कालखंड के व्यक्ति जो इस कोश में जो भारतवर्षीय प्राचीन कोश है, इस कोश में प्राचीन कालखंड के जो व्यक्ति थे, राजा महाराजा थे, उनके जो है जो विख्यात लोग हुए हैं, उनकी पत्नियां, उनके पुत्र, उनके धर्म, उनके देश, राजधानियां और उन देशों की नदियां, पर्वत इत्यादि का वर्णन किया गया है। श्रीधर वेंकटेश केतकर द्वारा रचित महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश, श्रीधर वेंकटेश के द्वारा रचित कोश है महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश। इसके 23 खंड हैं। मराठी लोगों को बहुश्रुत बनाए, उनके ज्ञान का दायरा फैले, उनके विचारों का क्षेत्र व्यापक हो और विश्व के उन्नत लोगों के साथ साथ हमारे लोग प्रगल्भ बने। यह ज्ञान कोश निर्माण के पीछे केतकर की भूमिका थी। श्रीधर वेंकटेश केतकर के द्वारा रचित महाराष्ट्रीय ज्ञान कोश के जो 23 खंड हैं उसमें से
जो है उनका मानना था कि मराठी लोग भी बहुश्रुत बने, उनके जो मराठी लोगों के ज्ञान का दायरा फैले, उनके विचार अ, और व्यापक हों, वो बाकी सभी लोगों के साथ जो है चतुर बने, प्रगल्भ बने, होशियार बने, ऐसा उनका जो है उस ज्ञानकोश महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश लिखने के पीछे भूमिका थी। इसके बाद महत्वपूर्ण कोश हैं भारतवर्षीय चरित्र कोश। ये सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राओं ने भारतीय चरित्र कोश मंडल की स्थापना की। उनके द्वारा भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश 1932 में लिखा गया, भारतवर्षीय मध्ययुगीन चरित्र कोश 1937 में, भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश, ऐसे 3 चरित्र कोश का संपादन उनके द्वारा किया गया। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, इन्होंने 3 कोश का जो संपादन किया। इनका अ, इस कोश में जो है हमारे ग्रंथों के प्रकार हैं श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद, पुराण तथा जैन एवं बौद्ध साहित्य में निर्देशित व्यक्तियों की जानकारी दी गई है। जो ये प्राचीन चरित्र कोश है, इसमें श्रुति, स्मृति, सूत्र, वेदांग, उपनिषद, पुराण, जैन, बौद्ध ऐसे ये सभी ग्रंथ के प्रकार हैं। इस चरित्र कोश में इन सब की जानकारी दी गई है। उसके बाद अगला हमारा स्थल कोश। स्थल का मतलब होता है बच्चों जगह है। स्थल कोश इतिहास का अध्ययन करने के लिए भूगोल का महत्व है। इतिहास और भूगोल का बच्चों घनिष्ठ संबंध है। विविध ऐतिहासिक स्थानों के संदर्भ में जानकारी देने वाले कोश हैं स्थल कोश। स्थल कोश में ऐतिहासिक स्थानों के संदर्भ में जानकारी है स्थल कोश। महानुभाव पंथ के मुनि व्यास द्वारा रचित स्थान पोथी ग्रंथ में महानुभाव पंथ के प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी जिन गांवों में गए उन गांवों का विवरण अंकित है। महानुभाव पंथ के मुनि व्यास द्वारा रचित स्थान पोथी ग्रंथ में महानुभाव पंथ प्रवर्तक श्री चक्रधर स्वामी जिन गांवों में गए उन गांवों का विवरण अंकित है। उस समय की जो है इस उस ग्रंथ में उस समय के महाराष्ट्र की कल्पना की गई है। लीला चरित्र की विविध घटनाएं कब और कहां किन प्रसंगों के कारण घटित हुई, उनके द्वारा लिखित जो महानुभाव पंथ मुनि व्यास हैं उनके द्वारा रचित स्थान पोथी में इसका वर्णन किया गया है। श्री चक्रधर स्वामी का चरित्र लिखने के लिए यह उत्तम संदर्भ ग्रंथ है। प्राचीन भारतीय स्थल कोश। इस कोश का निर्माण बच्चों सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने किया। सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव ने प्राचीन भारतीय स्थल कोश का निर्माण किया। इस कोश में वैदिक साहित्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र, पाणिनि का व्याकरण, वाल्मीकि रामायण महाभारत, पुराण, मध्ययुगीन संस्कृत और शब्दकोश साहित्य तथा फारसी, जैन, बौद्ध, ग्रीक, चीनी साहित्य में उल्लिखित भौगोलिक स्थानों की जानकारी दी गई है। बच्चों सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव के द्वारा लिखित प्राचीन भारतीय स्थलकोश में विभिन्न वैदिक साहित्य, कौटिल्य, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य का अर्थशास्त्र और संस्कृत के प्रकांड पंडित हैं पाणिनि महाराज जी, इनका व्याकरण, वाल्मीकि के द्वारा लिखित जो है रामायण, व्यास के द्वारा लिखित महाभारत, पुराण, इन सब में जो है जो भौगोलिक स्थान है उनकी जानकारी दी गई है। उसके बाद है विश्वकोश। महाराष्ट्र राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण थे। उन्होंने मराठी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि के लिए महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृत मंडल की ओर से मराठी विश्वकोश निर्माण को प्रोत्साहन दिया। महाराष्ट्र राज्य में जो है मराठी विश्वकोश जो है ये जो हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे यशवंतराव चव्हाण, उनका जो है मराठी विश्वकोश में बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा जो है मराठी विश्वकोश जो है उन मराठी विश्वकोश में जो है उसको प्रसारण करने का जो है काम उन्होंने आदेश दिया कि महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि हो, इसके लिए महाराष्ट्र राज्य
साहित्य संस्कृत मंडल की ओर से मराठी विश्वकोश के निर्माण को उन्होंने प्रोत्साहित किया, प्रोत्साहन दिया। तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री, ये जो है मराठी विश्वकोश के शिल्पकार हैं। इनको मराठी विश्वकोश का शिल्पकार कहा जाता है, तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जी को। इनके मार्गदर्शन में विश्वकोश निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इन कोशों में विश्व भर का ज्ञान सार रूप में लाया गया। इन कोशों में जो लक्ष्मण शास्त्री जो उसी के मार्गदर्शन में जो कोश का निर्माण किया जा रहा था, उन कोशों में विश्व भर के ज्ञान का सार मूल तत्व के रूप में वो लाया गया। उसके बाद अगला है भारतीय संस्कृत कोश। महादेव शास्त्री जोशी के संपादकत्व में भारतीय संस्कृत कोश के 10 खंड बनाए गए। इन कोशों में आज से तो हिमाचल जो कोश महादेव शास्त्री जोशी के द्वारा संपादित किए जा रहे थे, उस कोश में पूरे हिंदुस्तान, भारत का इतिहास, भूगोल, भिन्न भिन्न भाषाई लोग, उनके द्वारा रचा गया इतिहास, तीज त्योहार और सांस्कृतिक बातों का उल्लेख किया गया है। जो महादेव शास्त्री जोशी जी हैं, इनके द्वारा लिखित संपादित किया जा रहा जो भारतीय संस्कृत कोश है, इस कोश में पूरे हिंदुस्तान, भारत का इतिहास क्या, भूगोल क्या है, भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, उनके भारत तीज त्योहार, सांस्कृतिक, इन सभी बातों का भारतीय संस्कृति कोश में उल्लेख किया गया है। और उसके बाद है अगला हमारा संज्ञा कोश। इतिहास की संज्ञाएं अथवा अवधारणाएं अलग कर उन्हें स्पष्ट और समझाकर बताने वाले कोश इतिहास में तैयार किए जाते हैं। संज्ञा कोश में इतिहास की संज्ञाएं अथवा ज्ञान अवधारणाएं अलग कर उन्हें स्पष्ट और समझाकर बताने वाले कोश जो है तैयार किए गए हैं। अध्ययनकर्ताओं का इसका उपयोग भी होता है। इतिहास विषय के अध्ययनकर्ताओं को कोश निर्माण करने में भरपूर अवसर उपलब्ध है। किसी भी विषय से संबंधित कोश हो, उसे इतिहास से जोड़ना आवश्यक होता है। किसी भी विषय से संबंधित कोश हो, उसको जो है उसका जो है इतिहास से जोड़ना आवश्यक होता ही है। प्रत्येक विषय का अपना इतिहास होता है। इतिहास में अध्ययनकर्ता कोशों के अध्ययन द्वारा घटना, कोश, दिन विशेष, व्यक्ति कोश, संज्ञा कोश, स्थान कोश, ऐसे जो है आदि कोश तैयार करने में सहभागी बन सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने के पश्चात आपके ध्यान में आया होगा कि इतिहास विषय में अगर आपको जानकारी प्राप्त करना है या इतिहास के अनेक क्षेत्रों में व्यवसाय के अनेक ऐसे अवसर उपलब्ध हैं, तो आपने इस जो है पाठ के माध्यम से आपने जाना कि जो हमारे साधन हैं उनका संरक्षण करना, उनको संवर्धन करने की विशेष आवश्यकता है और उसके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और अगला हमारा था कोश। जो कोश हैं हमारे विभिन्न जो हमारे कोश हैं, उन जो कोश के 4 प्रकार हैं, शब्दकोश, विश्वकोश, कोश सदृश, वाङ्मय, सूचिकोश। इन ये सभी कोश जो हैं, इनमें विषयों से संबंधित शब्दावली जो है होती है। उसके बाद जो है बच्चों, अब हमारा जो है अगला हमारा स्वाध्याय। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। आप जो है आपको एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरने के लिए आएगा, तो आपको जो है पूरे वाक्य के साथ उत्तर लिखना होगा। विश्वविख्यात इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा खींचा हुआ चित्र समावेश लुब्र संग्रहालय में है। तो इटालियन चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाया गया चित्र है मोनालिसा। मोनालिसा का चित्र वो लुब्र संग्रहालय में रखा गया है। तो इस तरह से बच्चों आपको जो है पूरे सेंटेंस, पूरे वाक्य में फिल इन द ब्लैंक्स को, खाली स्थान को भरकर पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखना है।
उसके बाद अगला है, निम्न में से असत्य जोड़ी में सुधार कीजिए और पुनः लिखिए। जो आपको ये असत्य जोड़ी जो है पहचाननी होती है, उसको आप पहचान करके आप उसको लिखिए। आपको सही नहीं करना है। आपको सत्य असत्य जो जोड़ी है, 4 आपको 4 जोड़ियाँ मिलेंगी, उसमें से एक जोड़ी जो है असत्य होगी, उस जोड़ी को पहचान कर आपको लिखना है। उसके बाद ऐसे प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इस आपको उसका जो है कारण के साथ स्पष्ट करना है। जैसे अब लेखागार और ग्रंथालय पत्रिकाएँ तथा अन्य साहित्य प्रकाशित करते हैं। विविध विषयों से संबंधित कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस तरह से मैंने आपको बताया, लिखित साधन, मौखिक साधन, भौतिक साधन के अंतर्गत जो भी साधन आते हैं, उनको उनके रख-रखाव के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण के बिना उनका रख-रखाव, उनको संरक्षित करने का काम, उनको जो है उनकी प्रदर्शनी का काम जो है नहीं किया जा सकता। अ, उसके बाद जो है टिप्पणी लिखिए। स्थल कोश जो है स्थल कोश, संज्ञा कोश, विश्व कोश, सरस्वती महल, ग्रंथालय। मैंने आपको सभी कोशों के बारे में बताया। अ स्थल कोश, इसमें जो है भूप्रदेश, स्थल का मतलब होता है स्थान, स्थल भूप्रदेश के आधार पर इतिहास घटित हुआ होता है। उसमें इतिहास के अध्ययन के लिए भूगोल महत्वपूर्ण है। विभिन्न ऐतिहासिक जानकारी देने के लिए कोश लिखे जाते हैं। श्री चक्रधर स्वामी जिस-जिस गाँव में गए, वहाँ के गाँव का विवरण स्थान पोथी नामक उनका ग्रंथ है, उसमें जो है अंकित किया है। दूसरे हैं सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव, इन्होंने प्राचीन भारतीय स्थल कोश की रचना की। इस कोश में वैदिक साहित्य, महाकाव्य, पाणिनि का व्याकरण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, बुद्ध, बौद्ध तथा जैन और चीनी, फारसी, ग्रीक साहित्य के भौगोलिक स्थलों की जानकारी दी गई है। उसके बाद है हमारा संज्ञा कोश। तो जो इस कोश में किसी भी विषय का अध्ययन करते समय अनेक आपको ऐसे शब्द आएँगे, जिनका आपको सही अर्थ जानने में जो है भ्रांति पैदा हो जाती है। पाठकों और अध्येताओं की ऐसी भ्रांति से बचाने के लिए संज्ञाओं के अलग-अलग जो है संग्रह बनाकर उनके अर्थ बताने वाले कोश तैयार किए जाते हैं। ऐसे कोश को कहते हैं संज्ञा कोश। संज्ञा कोश में विषय के अनुसार महत्वपूर्ण संज्ञाओं को एक साथ रखा जाता है। संज्ञाओं के अर्थ दिए होते हैं। कौन से शब्द कैसे निर्मित हुए, इन सब की जानकारी होती है संज्ञा कोश में। उसके बाद है विश्वकोश। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान ने 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र राज्य साहित्य तथा संस्कृत मंडल नामक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का जो है स्थापना का उद्देश्य था कि मराठी भाषा तथा साहित्य के विकास के लिए मराठी विश्वकोश का निर्माण किया जाए। और इस मंडल के विश्वकोश के प्रमुख संपादक से तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी। मराठी विश्वकोश सर्व विषय संग्राहक है। सभी विषयों पर जो है मराठी विश्वकोश लिखा गया है। उसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान सार रूप में लिखा गया है। संक्षिप्त रूप में संपूर्ण जानकारी शब्दकोश में, मराठी विश्वकोश में दी गई है। तो इस तरह से उसके बाद है अपना अगला सरस्वती महल ग्रंथालय। अ, यह 16वीं 17वीं शताब्दी के नायक राजाओं के कार्यकाल में तमिलनाडु में स्थित तंजौर में सरस्वती महल ग्रंथालय का जो है निर्माण किया गया। और वेंकोजी राजे भोसले ने 1675 ईस्वी में इसको जीत लिया और उनके वंशजों ने इस ग्रंथालय को और अत्यधिक समृद्ध बनाया। और इस ग्रंथालय में लगभग 49,000। उसके बाद है बच्चों 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखिए। ग्रंथालय प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? अब लेखागार प्रबंधन में कौन से कार्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं? उसके बाद अगला है हमारा प्रश्न, निम्न संकल्पना चित्र को पूर्ण कीजिए। जैसा कि मैंने आपको कोश के 4 मुख्य प्रकार बताए, शब्दकोश, विश्वकोश,
कोश सदृश वांग्मय और सूची वांग्मय। कभी-कभी आपको संकल्पना चित्र में एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप जैसे 4 प्रकार लिख दीजिएगा। शब्दकोश पहला, दूसरा है विश्वकोश, तीसरा है कोश सदृश वांग्मय, चौथा है सूची वांग्मय। उसके बाद अगला तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो है पाठ समाप्त हुआ। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? बच्चों किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है तो पूछिए बच्चों। कुछ पूछना है किसी को बच्चों? हाँ बच्चों, किसी को कुछ क्वेश्चन आंसर करना है, क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो मैडम, अपना माइक ऑन करो। मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। और मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। हेलो मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। केवट मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। सुशीला मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। मैडम सुशीला मैडम अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ सर। ओके ओके। हाँ बच्चों, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए। हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? हाँ पूछो बेटा। पूछो, अपना माइक ऑन करो। आप सब अनम्यूट हो, आप अपना माइक ऑन करो और क्वेश्चन पूछ सकते हो आप लोग, जो भी क्वेश्चन आपको। हाँ किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? अपना हैंड राइज कीजिए। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अपना माइक ऑन कीजिए, पूछिए। हाँ मैडम, शायद किसी बच्चे का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। जी सर। बच्चों को टॉपिक समझ में आ गया ऐसे लगता है। जी। किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक से संबंधित? जी। हाँ बच्चों, किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? नो सर। ओके। हाँ थैंक यू मैडम। थैंक यू सर।